नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा कोरोना संक्रमण ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में सामने आए 70,000 नए मामले। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम ने अपने अमीर मित्रों को कर्ज कर दिया माफ और अर्थव्यवस्था कर दी चौपट। ये बड़ा बयान दिया है राहुल गांधी ने, और ऐसे करके भारतीय जनता पार्टी को फिर से अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर घेर लिया है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कृषि अध्यादेशों के खिलाफ कई राज्यों की मंडियों में आज हड़ताल। व्यापारियों ने कहा कि किसान विरोधी है सरकार की नीतियां, कंपनियों को होगा इससे फायदा। हर एक खबर की गहराई में दोस्तों आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि देश में चीनी बीमारी से लड़ने में भाजपा पूरी तरह फेल हुई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कोरोना संक्रमण न तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में सामने आए 70,000 पॉजिटिव केस। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के करीब 70,000 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कुल मामलों की संख्या 28 लाख के पार कर गई है। इस महामारी ने अभी तक 53,000 से अधिक मरीजों की जान ले ली है। राहत की बात यह है कि 20 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 69,652 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 977 मरीजों की मौत भी हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मामले 28,36,926 हो गए हैं। इनमें से 6,86,395 केस हैं और 20,96,665 या तो स्वस्थ हो चुके हैं या फिर अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। अगर कोरोना टेस्ट की बात करें तो बीते 24 घंटों में 9 लाख से अधिक सैंपल की कोविड जांच की गई है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को दूसरे राज्यों में यात्रा करने के लिए कोरोना की आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए डॉक्टर की पर्ची की आवश्यकता पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि अनलॉक 3 लागू होने के बाद लोगों को अब दूसरे राज्यों में काम और बिजनेस के सिलसिले में जाना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार और आईसीएमआर को यह स्पष्ट करना होगा कि इस जाँच के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य है या नहीं। करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम ने अपने अमीर मित्रों का कर्ज किया माफ, अर्थव्यवस्था को पहुंचाई चोट। राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में देश में काफी लोगों को नुकसान हुआ है। राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान में 2 तरह की अर्थव्यवस्था है, संगठित और असंगठित। संगठित में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और असंगठित में छोटे दुकानदार, किसान और मजदूर हैं। कांग्रेस की जहां भी सरकार है वहां हम इन दोनों अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में पीएम मोदी ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। इस असंगठित अर्थव्यवस्था में पैसा है और पीएम मोदी उस पैसे को बड़े बिजनेस के हवाले करना चाहते हैं। पीएम ने अमीर मित्रों का कर्जा माफ किया। कांग्रेस नेता ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीबों से कहा कि काले धन के खिलाफ लड़ाई है और उनसे अपना पैसा बैंक अकाउंट में डलवा दिया। उस पैसे का क्या इस्तेमाल हुआ? उस पैसे से पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15-20 उनके अमीर मित्रों का कर्जा माफ कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, जीएसटी में अलग अलग स्लैब हैं, ये सिर्फ टैक्स नहीं है, 4-5 टैक्स स्लैब हैं। ये इसलिए हैं कि जो मजबूत आदमी है वो टैक्स स्लैब को यूज कर सके, लेकिन गरीब ऐसा नहीं कर सकता। जीएसटी भी गरीबों से पैसा लेकर उन्हीं 15-20 लोगों को देने का तरीका है। युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा देश। उन्होंने कहा कि ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। 70 साल के देश के इतिहास में जो नहीं हुआ वो 6-7 महीने बाद दिखेगा। ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सबसे पहली जिम्मेदारी है देश को जोड़ने का काम करना, तोड़ने का नहीं। फिर जो देश के गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं और दुकानदार हैं, उनकी आवाज उठने का काम करना है। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि संगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण करना है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को संगठित और असंगठित अर्थव्यवस्था के बीच बैलेंस बनाना पड़ेगा। इस बैलेंस को पीएम नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। हमारा काम इस बैलेंस को फिर से बनाने का है। करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ कई राज्यों की मंडियों में आज हड़ताल। व्यापारियों ने कहा, किसान को नहीं कंपनियों को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि अध्यादेशों के विरोध में आज शुक्रवार को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व चंडीगढ़ की मंडियों में हड़ताल है। कांग्रेस शासित राजस्थान में हड़ताल का काफी असर देखने को मिला है। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने इसके सफल होने का दावा किया है। गर्ग ने बताया कि अनाज मंडियों में हड़ताल करवाने के बाद हिसार की बरवाला मंडी में आढ़तियों की मीटिंग
मीटिंग हुई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा 3 नए फरमान जारी करने की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस मसले पर व्यापारी पहली बार खुलकर विरोध में आए हैं, जबकि किसान पहले ही ट्रैक्टर आंदोलन कर चुके हैं। हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन रहे गर्ग ने कहा, कृषि सुधार के नाम पर लाए गए अध्यादेशों की आड़ में सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करना चाहती है, क्योंकि अध्यादेशों में कहीं नहीं लिखा है कि किसान की फसल एमएसपी रेट से कम भाव में नहीं खरीदी जाएगी, जबकि मंडियों में तो व्यापारी एमएसपी पर खरीद करता है। उन्होंने आशंका जाहिर की कि इन अध्यादेशों से किसान व आड़ती को नहीं बल्कि बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। गर्ग ने कहा कि सरकार यह समझती है कि कोरोना महामारी के कारण किसान व आड़ती आंदोलन नहीं कर सकते, इसलिए 3 अध्यादेशों जारी करके उन्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है। उन्होंने सवाल किया कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां किसान का अनाज व सब्जी खेतों व गाँवों में ही औने पौने दामों में खरीदेंगी तो देश व प्रदेश में सरकार को मंडियां बनाकर आड़तियों को लाइसेंस देने की क्या जरूरत है। जब मंडी के बाहर फसल व सब्जी बिकनी है तो देश व प्रदेश में मंडियां बंद हो जाएंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा राज में आपदा और अभाव से अभिशप्त हैं यूपी का किसान, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा राज में किसानों की जितनी बर्बादी हुई है और उन्हें अपमानित किया गया है उतना पहले कभी नहीं हुआ। धान की रोपाई के लिए किसान खाद को तरस रहा है। गन्ना किसानों का 15,000 करोड़ रुपया बकाया है, इसके भुगतान पर सरकार गंभीर नहीं है। गन्ना किसानों का अपमान करने के लिए केंद्र सरकार ने 285 रुपए क्विंटल समर्थन मूल्य रखा है। यह वृद्धि 10 रुपया प्रति क्विंटल की है। किसानों की आय दोगुनी कब होगी? सन 2022 तो अब दरवाजे पर ही खड़ा है। किसान तो दूर दूर तक इंतजार कर रहा है कि उसके लिए घोषित राहत पैकेज की रकम कहां है। अखिलेश ने आईपीएन को दिए अपने बयान में कहा कि राज्य का किसान भाजपा राज में आपदा और अभाव से अभिशप्त है। खरीफ की फसल के लिए यूरिया चाहिए, पर तमाम साधन सहकारी समितियों के गोदाम खाली हैं। अमरोहा में खाद्य वितरण में घोटाला मिला है। यहाँ साधन सहकारी समिति वालों ने ब्लैक में चंद किसानों को सैकड़ों बोरी खाद बेच दी। हरदोई में यूरिया के नाम पर कालाबाजारी चल रही है। बाराबंकी के जिलाधिकारी ने तो खुद अपनी जांच में पाया कि कहीं दुकानदार ने अपने भूमिहीन बेटे और नौकर को खाद बेच दी तो कहीं खाद न होने का बहाना बनाया, जबकि उसकी दुकान के अंदर खाद की बोरियां भरी थी। ऐसी गड़बड़ी वाले 21 खाद विक्रेता चिन्हित किए गए हैं। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में 23,252 क्विंटल खाद घोटाला उजागर हुआ है। फर्जी नामों पर खाद बिक्री के धंधे में 18 विक्रेताओं की सूची बनी है। जनपद उन्नाव में खाद न मिलने की शिकायत राज्य के सहकारिता मंत्री से की गई है और उनसे धान रोपाई हेतु शीघ्र यूरिया एवं डीएपी खाद की उपलब्धता कराने का आग्रह किया गया है। अखिलेश ने कहा कि सरकारी ढील का फायदा उठाकर बाजार में कालाबाजारियों ने तबाही मचा रखी है। सरकार द्वारा निर्धारित यूरिया खाद का दाम 266 रुपए है, लेकिन दुकानदार 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति बोरे के हिसाब से बेच रहे हैं। घोटालेबाजों ने कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए बिना आधार कार्ड के खाद की बिक्री दिखा दी। फर्जी और काल्पनिक नामों का इस्तेमाल कर इनके फर्जी पहचान पत्र के नंबर पीओएस मशीन में दर्ज कर अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक हजारों कुंटल खाद अवैध ढंग से बेच डाली। अखिलेश ने कहा कि ऐसी भी शिकायतें हैं कि कई स्थानों पर किसानों को खाद की बोरी के साथ कीटनाशक व रसायन जिंक आदि की खरीद के लिए भी बाध्य किया जाता है। खाद के थोक विक्रेता फुटकर दुकानदारों को अपनी शर्तों पर खाद बेच रहे हैं। इसमें कृषि विभाग के अफसरों की भी साठ गांठ रहती है। कृषि विभाग न तो अवैध बिक्री पर रोक लगा रहा है और न ही निर्धारित दर पर खाद बिकवा पा रहा है। किसानों में इससे भारी आक्रोश है। सपा प्रमुख ने कहा कि किसान अन्नदाता है, भाजपा उसकी हित चिंता से बेपरवाह है। वह तो कॉरपोरेट का संरक्षक पार्टी है। किसानों की मौत पर भी उसकी संवेदना नहीं जागती है। कृषि अर्थव्यवस्था को भाजपा ने चैपट कर दिया है। अब किसानों ने अपनी आय दोगुना करने का झांसा देने वालों से बदला लेने के लिए सन 2022 ही निश्चित कर रखा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार या तो कानून व्यवस्था ठीक करे या गद्दी छोड़े, भाकपा। जी हां दोस्तों, भाकपा की राज्य इकाई ने लखनऊ में ट्रिपल मर्डर पर कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है और वह नित बद से बदतर होती जा रही है। राज्य सचिव सुधाकर यादव ने आईपीएन को दिए अपने बयान में कहा कि प्रदेश भर अपराधियों पर कब्जा हो गया है और आम आदमी की सुरक्षा करने में सरकार पूरी तरह फेल है। पुलिस न्याय दिलाने के बजाय अपराधियों के संरक्षण में लगी है। माले राज्य सचिव ने कहा कि योगी सरकार या तो कानून व्यवस्था ठीक करे या गद्दी छोड़े। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी नेताओं का आरोप, दलितों की हकमारी कर रही बिहार की डबल इंजन सरकार। जी हां दोस्तों, राजद के अनुसूचित वर्ग के नेताओं ने सरकार पर उपेक्षा और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि राज्य सरकार इस वर्ग के लिए सिर्फ बजट बनाती है, खर्च मात्र 11% ही कर पाती है। प्रचार के माध्यम से वोट ठगने वाली सरकार है। नियुक्तियों के लिए बने आयोग में एक भी इस वर्ग का प्रतिनिधि नहीं रखा गया। बैकलॉग खत्म ही नहीं हो रहा है। पार्टी कार्यालय में गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में
उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक, रमई राम और शिवचंद्र राम ने आरोप लगाया कि राज्य की डबल इंजन की सरकार दलितों की हकमारी कर रही है। सरकार आरक्षण के मसले को 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा केंद्र को भेजे। कहा कि हर आयोग में कम से कम एक सदस्य इस वर्ग का होना चाहिए, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग के साथ किसी भी आयोग में इस वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। यह इस वर्ग को नौकरी से वंचित करने की साजिश है। इन नेताओं ने सरकार को चुनौती दी कि वह दलितों के लिए किए गए काम को सार्वजनिक करें। वे लोग बहस के लिए तैयार हैं। कहा कि दलित वर्ग के हित को देखने वाला राजद है। लालू प्रसाद ने ही अब तक अधिकार दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने पटना में निकाला क्रांति मार्च, गुंजन पटेल सहित अन्य साथियों को तुरंत रिहा करने की मांग। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार को बिहार युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल और अन्य साथियों की रिहाई के लिए क्रांति मार्च निकाला गया। इस क्रांति मार्च में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, बिहार के कार्यकारी दौलत इमाम, प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार रोहित और प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी राजेश कुमार सन्नी एवं पार्टी के विभिन्न वरिष्ठ नेता और सैकड़ों युवा साथी मौजूद रहे। जानकारी मिली है कि बिहार युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल और पटना के दोनों जिला अध्यक्षों की अनैतिक गिरफ्तारी के खिलाफ गुरुवार को पटना में समस्त वरिष्ठ युवा महिला छात्र कांग्रेस जनों ने विरोध किया। वहीं तमाम युवा साथियों की रिहाई की मांग की गई। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने पटना में विरोध प्रदर्शन के दौरान बिहार सरकार से गुंजन पटेल और अन्य साथियों को तुरंत रिहा करने की मांग की। वहीं बिहार के युवा कांग्रेसी नेता अमरीश रंजन पांडे ने ट्वीट के जरिए छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर भी बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, तुम कितना भी लाठी बरसा लो, बिहार के युवाओं के हक के लिए यूथ कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस नेता कुमार रोहित ऋषु ने ट्वीट कर बताया कि पूरे प्रदेश में गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। साथ ही उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की जयंती पर पूरे प्रदेश में पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधान भवन में आप सांसद संजय सिंह ने सरकार को दी चुनौती, हिम्मत हो तो गिरफ्तार करें। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को विधान भवन में खड़े होकर राज्य सरकार को चुनौती दी कि हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं। इससे पहले एक नाटकीय घटनाक्रम में वह सुबह विधानसभा के अंदर पहुंच गए और राज्यपाल दीर्घा में बैठकर सदन की कार्रवाई देखी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि यूपी के विभिन्न जिलों में मुझ पर 9 मुकदमे दायर कर दिए गए हैं, लेकिन मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं। सरकार बताएं कि मेरा गुनाह क्या है। इससे पहले उन्होंने राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर अपनी जान को खतरा बताया और कहा कि उन्हें कुछ हुआ तो इसके लिए यूपी सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर मुकदमे इसलिए किए गए क्योंकि मैंने सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत जुटाई। यूपी में सच बोलने का इनाम मुकदमा है। सरकार 9 क्या मेरे ऊपर 900 मुकदमे भी कर ले तो मैं जन सरोकार की राजनीति नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं भी उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ। यहाँ का हर घर मेरा घर है। यहाँ की समस्याओं पर बोलने और सरकार से सवाल पूछने का हक मुझे जनप्रतिनिधि होने से पहले यहाँ का निवासी होने के कारण है, उसे कोई छीन नहीं सकता। सभापति के लिखे पत्र में उन्होंने लिखा है कि यूपी सरकार मेरे लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों को कुचल रही है। मेरे खिलाफ न केवल मुकदमे दर्ज हो रहे हैं बल्कि मेरे परिवार को भी सोशल मीडिया पर धमकियां दी जा रही हैं। धमकी मेरे फोन और मैसेज आ रहे हैं। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने यूपी में सभी जाति व धर्म के लोगों के साथ एक समान व्यवहार की मांग की थी। मैंने आरोप लगाया था कि यूपी में एक वर्ग विशेष के काम ही हो रहे हैं। मेरी जान को खतरा है और अगर मुझे कुछ होता है तो राज्य सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ठोको नीति आंतरिक कलह का कारण बनी, सरकार को अपने लोगों को भी देना होगा जवाब, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का गुरुवार से शुरू होने वाला सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। इस बीच गुरुवार सुबह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने लिखा कि ये सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। सरकार को कोरोना, बेकारी, बेरोजगारी, जाति उत्पीड़न और बेहाल कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पक्ष के साथ अपने लोगों के सवालों का भी जवाब देना होगा। भाजपा सरकार की ठोको नीति सुलह के स्थान पर आंतरिक कलह का कारण बन गई है। गौरतलब है कि सपा ने सदन में सरकार को घेरने को लेकर काफी तैयारी की है। रणनीति बनाने के लिए गुरुवार की सुबह भी विधानसभा स्थित पार्टी विधानमंडल दल के सपा कार्यालय में बैठक बुलाई गई। बसपा ने भी अपने सदस्यों को सदन की रणनीति के बारे में जानकारी दी है। बसपा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति के साथ ब्राह्मण उत्पीड़न का मामला उठा सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बंगाल, ममता बनर्जी के भतीजे के खिलाफ टिप्पणी पर बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, राज्य के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के कार्यकर्ता सुखदीप दास को क्षेत्र के टीएमसी के एक कार्यकर्ता द्वारा बुधवार शाम को हावड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत धारा 504, 505 और 67 के तहत बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सुखदीप दास को गुरुवार को बारासात कोर्ट में पेश किया गया। मामले पर पुलिस की अति सक्रियता का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं को व्यवस्थित रूप से टारगेट किया जा रहा है। हालांकि गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए हावड़ा नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष नीलिमेश दास ने कहा कि पुलिस केवल कानून का पालन कर रही है। टीएमसी नेता ने कहा कि बंगाल बीजेपी के प्रभारी खुद राजनीतिक विरोधियों का सम्मान करना नहीं जानते। स्वाभाविक रूप से उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उनका ही अनुकरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर हमारे प्रिय और सम्मानित सांसद को गाली दी थी। आज पूरा देश जानता है कि बीजेपी अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए फेसबुक का उपयोग कैसे कर रही है। पुलिस ने सही काम किया है और भविष्य में अगर कोई भी इस तरह की हरकत करता है तो इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। मानसून सत्र में मोदी सरकार को घेरेगी कांग्रेस, उठाएगी चीन विवाद समेत ये मुद्दे। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के 10 सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है। इस सत्र में कांग्रेस लद्दाख में चीन के साथ सीमा गतिरोध और फेसबुक के कथित साठगांठ जैसे मुद्दे को उठाकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करेगी। इसे लेकर पार्टी सांसदों के साथ मिलकर रणनीति तैयार कर रही है। मानसून सत्र में कांग्रेस को कोविड-19 महामारी से निपटने असफल रही मोदी सरकार पर हमला बोल सकती है। कांग्रेस कोरोना के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट, बेरोजगारी और कृषि संकट जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा सकती है। कांग्रेस के पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीमा रेखा पर बयान की मांग करेगी। खासकर 19 जून की सर्वदलीय बैठक में उनकी टिप्पणी के बाद कि लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में चीनी बलों द्वारा कोई घुसपैठ नहीं की गई है। कांग्रेस अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में चीन का नाम लेने से परहेज करने के लिए मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों को यह बताना चाहिए कि वह भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने वाले चीनी बलों को कैसे पीछे हटा रही है। पार्टी के पदाधिकारी ने बताया कि वे पिछले हफ्ते वॉल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट पर एक संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग करेंगे, जिसमें दावा किया गया था कि फेसबुक के भारतीय कर्मचारियों ने भाजपा नेताओं द्वारा की गई अभद्र भाषा से निपटने में नियमों की अनदेखी की। कांग्रेस ने फेसबुक और भाजपा के बीच एक अपवित्र साठगांठ का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने पत्र में कहा है कि फर्जी समाचार तथा नफरत फैलाने वाले भाषणों के जरिए कठिनता से हासिल किए गए लोकतंत्र के साथ धांधली की इजाजत किसी को नहीं दे सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जनरल ने जैसे खुलासा किया है कि घृणा और झूठी खबर फैलाने के इस खेल में फेसबुक शामिल है। इस संबंध में देश के सभी नागरिकों को सवाल उठाने की जरूरत है। पदाधिकारी ने कहा कि कांग्रेस कोविड-19 महामारी को लेकर सरकार को निशाने पर लेगी। राहुल गांधी ने फरवरी के शुरू में इस मुद्दे को उठाया था, तब भाजपा का मजाक उड़ाया था। देखिए अब हम कहां खड़े हैं। हम 2 मिलियन कोरोना मामलों को पार कर दुनिया के तीसरे देश बन गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा आर्थिक संकट और बड़े पैमाने पर नौकरी का नुकसान हुआ। सरकार को हमें यह बताना होगा कि महामारी को रोकने में सरकार क्यों और कैसे विफल रहा। पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी नौकरी के नुकसान, कृषि संकट और आर्थिक संकट के मुद्दों को भी उठाएगी। इसके अलावा पीएमओ द्वारा पीएम केयर्स फंड की जानकारी आरटीआई के तहत देने से इनकार करने का मामला भी उठाएगा। हम फंड में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। यह किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि देश का है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने कहा पीएम केयर्स को किसी भी छानबीन से बचाना चाहती है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार पीएम केयर्स कोष को किसी भी तरह की छानबीन से बचाना चाहती है। पूर्व वित्त मंत्री ने यह कोष बनाए जाने को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, यह पूरी तरह स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार पीएम केयर्स कोष को किसी भी तरह की छानबीन से बचाने का जानबूझकर प्रयास कर रही है। चिदंबरम ने बुधवार को कहा था कि पीएम केयर्स कोष से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके वैधानिक पहलू को लेकर था और शीर्ष अदालत को इस कोष से जुड़ी पारदर्शिता एवं प्रबंधन जैसे पहलुओं पर निर्णय देने का अवसर नहीं मिला। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में मिली दान की राशि को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष में ट्रांसफर करने का निर्देश देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की 3 सदस्यीय पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनाए गए अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष में स्वेच्छा से योगदान किया जा सकता है, क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून के तहत ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
डगमगा रही है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और मुफ्त राशन योजना, कम ही मजदूरों को मिला लाभ। जी हां दोस्तों, मुफ्त राशन और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ये वो दो कदम थे जो केंद्र सरकार ने कोरोना लॉकडाउन में भूख और अभावों से लाचार प्रवासियों के लिए उठाए। लेकिन क्या जिनके लिए ये योजनाएं लाई गई उन्हें इसका पूरा लाभ मिला? तो जवाब है नहीं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कछुआ रफ्तार से अमल। जुलाई 2020 तक ईपीओएस इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से राज्यों के बीच सिर्फ 2000 लेन देन हुए। इसका मतलब है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से मुश्किल से 13,000 प्रवासियों को लाभ पहुंचा। इसके जरिए बांटा गया कुल खाद्यान्न 31,500 किलोग्राम था। ये जानकारी खाद्य विभाग के अधिकारियों ने इस हफ्ते के शुरू में श्रम पर संसदीय समिति को दी। अगर आप देख रहे थे आपका अपना चैनल, जय हिंद, जय भारत।